नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमबी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे। क्योंकि आपको सभी को पता है एमबी टेट वर्ग 3 में 60 से लेके 70% तक लोग जो है सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत सेलेक्ट करते हैं। संस्कृत में व्याकरण के 15 प्रश्न रहेंगे प्लस 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के प्रश्न। फिजिक्यू क्लास करेंगे, क्लास नंबर 2 है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इसकी क्लास नंबर फर्स्ट यहाँ पे आई बटन पे आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, जिसमें हम आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों में से आपके पेडागोजी के प्रश्न, शिक्षा शास्त्र के करेंगे 15 प्रश्न और अपने गद्यांश पद्यांश के आपके 15 प्रश्न करने वाले हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे प्रश्न करेंगे। और एग्जाम को सिलेक्शन पाना है, ये 30 प्रश्न बहुत ही समझ के जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द यही 30 प्रश्नों से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे और आपको जवाब देना है, फीडबैक करना है और साथ ही साथ बताना है कि टॉप 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि पुस्तकें रक्षाबंधनस्य पर्व तथा संस्कृत दिवस्य पाठ्य अंतिमे भागे अस्ति तत्र कस्य शिक्षण सिद्धांतस्य अवहेलना कृता। यदि पुस्तक में रक्षाबंधन पर्व और संस्कृत दिवस का जो पाठ है अंतिम भाग में दे दिया जाए तो ये कौन से शिक्षण सिद्धांत की अवहेलना होगी? अभ्यास सिद्धांत या अभ्यास सिद्धांत हो जाएगा। उद्देश्य चयनस्य विभाजनस्य च सिद्धांत, उद्देश्य चयन का विभाजन से संबंधित, अनुपात एवं क्रम सिद्धांत या रुचि सिद्धांत है। यदि पुस्तक में रक्षाबंधन पर और संस्कृत दिवस का पाठ अंतिम भाग में दे दिया जाए तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत की अवहेलना होगी? सभी लोग ध्यान पूर्वक कमेंट करिए और फीडबैक बताइए, समझ के बताइए। देखिए, अवहेलना की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपका कौन सा अवहेलना होगा? अभ्यास इसका नहीं हो सकता, ना ही रुचि का। अब दो ऑप्शन बचते हैं, उद्देश्य चयन विभाजनस्य च सिद्धांत है, यानी उद्देश्य चयन और विभाजन का सिद्धांत, या अनुपात एवं क्रमश का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए। देखिए, उद्देश्य चयन और विभाजन से संबंधित अगर बात करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अनुपात क्रमश सिद्धांत हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं आपको बी ऑप्शन भी सही मिलेगा। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी ऑप्शन नंबर बी में सही मिलेगा और कभी कभी सी में। और ये जो आपके एमपी टेट में भी प्रश्न पूछा गया था और एमपी टेट के पहले ये आपके सी टेट में आया हुआ था। कहाँ पे आया हुआ था? एमपी टेट के पहले ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न। और अब चयन परीक्षा में वर्ग 3 में कहाँ से प्रश्न आएंगे, कहाँ से प्रश्न रिपीट लिए जाते हैं, किस टीटी एग्जाम से आपके एमपी टेट वर्ग 3 में चयन परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हम आपके यहाँ पे शेयर करने वाले क्लास में। तो क्लास को मिस नहीं करना है, हर क्लास को ज्वाइन करके चलना है, क्योंकि एक एक नंबर आपको इंपॉर्टेंट। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि प्राथमिक स्तरीय भाषा शिक्षकात का अपेक्षा। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षक की हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन से देखिएगा ध्यानपूर्वक कि बालकेषु मानकताः प्रयोगस्य शिक्षण, बालक के मानक से प्रयोग का शिक्षण कहलाएगा। पाठ्य पुस्तके दत्त कविता नाम कंठस्थीकरणम, कक्षायाम तथा बहि अपि भाषायाः प्रयोगाय प्रोत्साहनम, बालकानां प्रतिदिनम परीक्षा भवेत्। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। कहां से? फर्स्ट क्लास से लेके आपके 5th क्लास तक के बच्चों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण की अपेक्षा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? देखिए, पाठ पुस्तक में प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षा का अपेक्षा बहुत क्या अपेक्षा की जा सकती है?
बालकों के प्रतिदिन परीक्षा लेना थी तो हो नहीं सकता। बालकेषु मानकताय प्रयोगस्य शिक्षण, बालक में मानक रूप से प्रयोग शिक्षण देना। पाठ पुस्तक दत्त कविता नाम कंठस्थीकरण, पाठ पुस्तक में जो कविता दी गई कविता को कंठस्थी करना या कविता को याद करना। कक्षायाम तथा बहि अपि भाषाया प्रयोगे प्रोत्साहनम, कक्षा के साथ साथ बाहर की भाषा के प्रयोग का प्रोत्साहन देना। ये बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा के साथ साथ बाहर की भाषा का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जन्मतई है मृत्यु पर्यंतम प्रक्रिया अस्ति, जन्मतई मृत्यु पर्यंत प्रक्रिया अस्ति। अधिगम यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, यहाँ पे दिया गया है जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, कौन सी प्रक्रिया आपकी होगी, ये सीख सकते हैं। अभिवृद्धि, अर्जनम, नाकिमम, इनमें से ऐसी प्रक्रिया आपको बताना है कि जिनमें से जन्म से लेकर मृत्यु तक आप चीजें सीख सकते हैं और बता सकते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु हम क्या क्या चीजें सीखते हैं? अधिगम, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, आप सभी शिक्षक बंधुओं का, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, क्या प्रश्न पूछा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। ये आपके एमपीटेट सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि शिक्षकई है शिक्षतम मूल्यांकनम शिक्षणस्य मूल्यांकनम इत्यतई है उभयोः उपयोगम कर्तुम शक्नोति। अर्थात शिक्षक जो है शिक्षण मूल्यांकन में उपयोग के किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। बालस्य प्रगतिम उपलब्धि स्तरम, बालक के प्रगति के स्तर के ज्ञान के अनुसार। बालस्य शिक्षणम आवश्यकतां ज्ञातम तदनुसारम च शिक्षण रणनीति के अनुसार। या सामयिक अंतरालेषु बालस्य प्रदर्शनम आकलितुम तत् प्रदर्शनम प्रमाणितुम च। या बालस्य प्रगतिम अवधातुम च तस्य शिक्षण अंतरालम पूरितुम उचित लक्ष्यम निर्धारितुम। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। शिक्षक जो है शिक्षा करते समय, शिक्षा का मूल्यांकन करते समय, इनमें से जो सबसे उपयोगी आपका माना जाता है वह आपका माना जाता है कौन सा? बालस्य प्रगतिम उपलब्धि स्तरम ज्ञातुम। बालक के प्रगति का उपलब्धि के स्तर को ज्ञात करने के लिए यह शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है कि बालक क्या सीख पाया है, क्या नहीं सीख पाया। सभी लोग समझ रहे अच्छे तरीके से ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा आप सभी का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण से संप्रेषणात्मक पक्ष, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक पक्ष कौन सा होगा? भाषा कौशलम बलम मते, भाषा कौशल को बल प्रदान करना। संदर्भे भाषा प्रयोगस्य प्रवीणतायाम बलम प्रदाति, या संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग में प्रवीणता में बल देना। मातृभाषा प्रयोगस्य निषेधम करोति, भाषा या है संरचना है ज्ञाने बलम ददाति। देखिए, भाषा शिक्षण के संप्रेषणात्मक पक्ष हम कैसे बता सकते हैं? संप्रेषण मतलब आदान प्रदान करना, मतलब कहीं ना कहीं संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग में प्रवीणता पे बल देना। किसके अनुसार? संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग पर। क्योंकि यहाँ पे मातृभाषा प्रयोग दिया लेकिन निषेध दिया गया, तो मातृभाषा प्रयोग कोई निषेध नकारात्मक तो हो नहीं सकता है, ठीक, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। बाकी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छात्रीय भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति। छात्रों में भाषा विकास के साथ साथ जो सह भाषा शिक्षण कितनी आवश्यकता होती है? परिवर्तन के लिए, स्थिरता के लिए, अनुशासन के लिए या रटने के लिए? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि छात्रों में, बालक बालिकाओं में जो है भाषा विकास के साथ साथ आपके भाषा शिक्षण की आवश्यकता किस लिए होती है? परिवर्तन के लिए। किसके के लिए? परिवर्तन, क्योंकि शिक्षा ही परिवर्तन लाती है।
विद्यार्थिनी भाषायाः अधिग्रहण करोति। विद्यार्थी जो है भाषा का अधिग्रहण किस प्रकार से करते हैं? भाषायाः संरचनाः विश्लेषणं कृत्वा, तस्याः भाषायां साहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा, तस्याः भाषायाः प्रयुक्तानां संस्कृत विषये तत् ज्ञात्वा, सरल विनयात्मक वातावरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा। विद्यार्थियों में भाषा शिक्षण या भाषा का अधिग्रहण किस प्रकार से करना चाहिए, ये आप सभी से आना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक समझते हैं कि विद्यार्थियों में भाषा का अधिग्रहण किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, बालक बालिका में भाषा अधिग्रहण सरल विनयात्मक वातावरण, पहले तो सरल विनयात्मक वातावरण के साथ साथ भाषा का व्यवहार हम कर सकते हैं। कैसे? सरल विनिमय वातावरण करके। कहते हैं जहां हम सीखते हैं वातावरण, इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ का बहुत ही और करता है। अक्सर आपने देखा होगा एक कहानी थी, 5 दोस्त थे। 5 दोस्त में क्या होता था, एक दोस्त बहुत नहीं रनिंग करने जाते थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे। तो क्या होता था, 4 दोस्त दौड़ते थे, एक दोस्त नहीं दौड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जो 4 दोस्त थे उन्होंने काफी कोशिश की दौड़ाने की, तो ये पीछे रह जाता था। तो उन्होंने क्या किया, 2 दोस्तों ने एक हाथ पकड़ा, 2 दोस्तों ने एक तरफ होकर उसको बीच में रनिंग कराते गए और कुछ ऐसी चीजें मोटिवेशन देते रहे, और दौड़ो, तो धीरे धीरे करके वो उनसे तेज दौड़ने लगा। तो ये चीज होती है, इन्वायरमेंट आपके चारों तरफ का आवरण जहां पे रहते हैं वो आपको बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच देता है। इसलिए जहां पे रहिए, आपकी जो शिक्षा से जुड़े हुए हो, ऐसे लोगों से दोस्ती यारी बैठना उठना बनाइए जिससे आपका नेचर अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है सीखने में। बच्चों का भी इन्वायरमेंट अच्छा देंगे, घर का माहौल जब बच्चे हो तो माहौल अच्छा दीजिए, क्योंकि जैसा बच्चा देखता है वैसा बच्चा रिएक्ट करता है और सीखता है। अगला प्रश्न है, नाम पद केंद्रीकृत उपगमयी है, मन्यते यत अधिगमनम संगठनात्मक। अर्थात नामक पद केंद्रीकृत में उपागम में अधिगमन संगठन, अधिक से अधिक अधिगम संघटक यहाँ पे कौन सा होगा या किसे माना जाता है? अधिक से अधिक संगठन किसे माना जाएगा? शैक्षिक तंत्रानुगुणम, विद्यार्थी नाम रुचिरानुगुणम कृते, अध्यापकस्य विषय सामर्थ्यानुगुणम या विषय सामग्र्यानुगुणम। कौन सा? विषय सामग्र्यानुगुणम कौन सा होगा? कौन सा गुण है जो नामक पद केंद्रीकृत में उपागम के मानने से सबसे अधिक अधिगम संगठनात्मक माना जा सकता है? वो आपका कौन सा होगा? वह विद्यार्थी नाम रुचि, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार गुण करना। विद्यार्थी नाम रुचिरनुगुणम क्रियते। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रावय्य माम अहम विस्मरामि, शिक्षय माम अहम स्मरामि, योजनामाम अहम अवगच्छामि, यस्य कथनस्य किम सार्थकम अस्ति। यहाँ देखिए आपको जो कथन दिया गया बहुत ही अच्छा दिया गया है। श्रवण मन, सुनने के साथ साथ, अहम विस्मरामि, सुनता है और भुला देता है, सुनता है और भुला देता है। शिक्षा माम अहम स्मरामि, शिक्षा में फिर स्मरण करने की योजना में अहम अवगच्छामि, फिर से वह कोशिश करता है। तो ये कथन किस प्रकार से सार्थक होगा कि सुनता है भुला देता है, क्या करता है? सुनता है और भुला देता है। तो फिर आप इस प्रकार के कथनों को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, सभी बताइए। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, यानी कि अब इसमें जोड़ों को समझाना। योजना माम अहम अवगच्छामि, जोड़ों को समझाया गया है। तो ये कथन किससे सार्थक हो जाएगा? अधिगमनस्य प्रोन्नथम शिक्षार्थिनम गतिविधिषु भागम स्वीकृति इत्यर्थम छात्राः प्रेरित। अधिगम के साथ साथ प्रोन्नत में, शिक्षार्थियों में, बालक बालिकों में गति के साथ साथ गतिविधिषु भाग, जो गतिविधि होती है उसको स्वीकृत के साथ छात्रों में प्रेरित करना। तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यही होगा। कैसे होगा आइए जानते हैं। देखिए चीजें हमें समझने आना चाहिए।
अगर आप इन चीजों को समझ लिया तो बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाली है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को सीखने के लिए गतिविधियों में कैसे लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बच्चा सुने और भुला दे, ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? सीखने के लिए उसे गतिविधि में भाग लेना चाहिए, ये परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है कि छात्राय सहजताय लक्ष्य भाषायाः भाषणं कर्तुं समर्थाः सर्वैः इतरतम किम महत्वपूर्ण। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सिंपल और साधारण में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि छात्र जो है लक्ष्य भाषा में आसानी से भाषण देने में सक्षम हो। छात्र जो है, सहजता मतलब क्या होता है? आसानी से। तो छात्र जो है आसानी से लक्ष्य भाषा सीखने में जो है समर्थ हो सकते हैं। क्या वह लिखित मौखिक परीक्षा के माध्यम से, दृश्य साधनम प्रयोग के द्वारा, छात्राः इच्छन्ति तथैवापि भाषा भाषणम के साथ, या सर्वत्र लक्ष्य भाषाया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषण प्रयोगी अवसराणां प्रदानम। देखिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वख्याता लोग हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि छात्रों में सहजता से अगर आसानी से भाषा देने में सक्षम होना है, उसकी जगह नई भाषा में, लक्ष्य भाषा में संवाद करने की प्रेरणा होनी चाहिए। सर्वत्र लक्ष्य भाषाया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोगैः अवसराणां। जहां पे अवसर दे दिया जाए बच्चों को, ये शब्द हमेशा याद रखिएगा। और आपको अर्थ निकालते बने या न बने, लेकिन अवसर शब्द अगर एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो बस उस ऑप्शन को सही कर लेना है, बशर्ते आपका प्रश्न जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव या नकारात्मक वाला नहीं होना चाहिए। अब गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश से प्रश्न करेंगे। ठीक है, परमाणु सिद्धांत उपज्ञाता भवति कणादयः। परमाणु सिद्धांत से संबंधित आपका प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इस गद्य में पहला प्रश्न दिया गया है कि कणादयः कस्य सिद्धान्तस्य उपज्ञाता। हमने अभी क्या पढ़ा? परमाणु सिद्धांत। हमने पहले ही लाइन पे उदय पढ़ा है, ये देखिए लिखा हुआ है, परमाणु सिद्धान्तस्य उपज्ञाता भवति कणादयः। तो कणाद यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? चले, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस गद्यांश का अगला प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तकैः। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कणाद हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कणाद की बात की गई है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। तो आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में लगभग आपके वहीं पे प्रश्न होते हैं, केवल हमें क्या ग्रामर पोर्शन अच्छे से पढ़ना होता है। परमेश्वरैः कीदृशं वेषं धत्वा अस्मै दर्शनस्य उपदेशं करोति। वराह वेशम, मूष वेशम, उलूक वेशम या काक वेशम। तो परमेश्वर के अनुसार कौन सी वेश धत्वा जो है अस्मै दर्शनस्य उपदेशम करोति। तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा आपके अपठित गद्यांश पद्यांश। ठीक है, अब देखिए आपका गद्यांश में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, भगवान परमेश्वर है उलूक वेशम धत्वा अस्मै दर्शनस्य उपदेशम करोत। क्या है? उलूक वेशम धत्वा। क्या दिया गया यहाँ पे? उलूक वेशम धत्वा दिया गया है। बस हमें आपके प्रश्न पे वही ऑप्शन देखिए कहाँ पे उलूक वेशम दिया गया है। हम देखेंगे कि उलूक वेशम थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि दसल, क्या दिया गया है सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि दसल क्षणी इति प्रसिद्ध दर्शनम किम भवति। दसल क्षणी इति प्रसिद्धम दर्शनम किम भवति। ठीक है, तो हमें फिर से आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दे दिया गया देखिए, दशसु अध्यासु दर्शमेतम विभक्तम वर्ते अतः दश लक्षणी इति अपर नामना वैशेषिकम जगति प्रसिद्धम भवति।
क्या हो जाएगा, वैशेषिकम। अब हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन पे कौन कौन से ऑप्शन दे दिया गया है। तो वैशेषिकम हमने पढ़ा था, तो वैशेषिकम को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। क्यों सही, सही आंसर ना सभी लोगों का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्य भाषा भवते पच्छेदम लिखत। लक्ष्य भाषा में पच्छेदम सभी को लिख कर बताना है, कौन सी होगी। तस्याय भवत, तस्य अभवत, तस्याभ अभवत या तस्य अभवत। तस्याभवत पद को विच्छेद करना है। सभी लोग पद को विच्छेद करके बताइए। तस्य अभवत को पद को विच्छेद करेंगे तो आपका कौन सा सही आंसर आ जाएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी दोस्त यहाँ पे ध्यान पूर्वक सभी लोगों को देखना है और समझना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तस्य अभवत। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाते हैं आ, तो तस्या अभवत हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दशसु अध्यायेषु दर्शनम विभक्तम वर्तते विशेषण पदम चित्वा लिखते। अब यहाँ पे दीजिएगा दशसु अध्यायेषु दर्शनम विभक्तिम वर्तते। यहाँ पे आपको क्या विशेषण पद पूछा गया। विभक्ति वर्तते, विशेषण पद में इसमें विभक्ति दी गई है और हमें विशेषण पद बताना है। ठीक है, दर्शन को 10 अध्याय में विभाजित किया गया है। दशसु अध्यायसु, दर्शन को 10 विभागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें हमें विशेषण पद की पहचान करना है। तो विशेषण पद सिग्नल है सबसे, हमें कहाँ पे कितने पदों में विभाजित किया गया है, 10 पदों में। तो दशसु क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेषण हो जाएगा। इसके बाद है अवगमने अत्र का विभक्ति। अवगमने में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, तृतीया, पंचमी या सप्तमी विभक्ति होगी। सभी लोग बताइएगा अवगमन में कौन सी आप लोगों की विभक्ति होने वाली है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अवगमन अत्र कस्य विभक्ति, तो अवगमने का सभी लोग विभक्ति आपको बताना है। आपको यहाँ पे कमेंट करके इसका आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको बताना है, आपको बताना है। चलिए सब लोग बताइएगा अवगमने में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। अगला प्रश्न है नाम अपि अत्र कह संधि। नामापि में संधि पूछी जा रही है, तो नामापि का संधि विच्छेद क्या होगा, नाम धन अपि अर्थात यण संधि। यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला फिर से पैसेज दे दिया गया है, पद्यांश दे दिया गया इस बार। इस पद्यांश को पढ़िएगा। स्वामी देष्टुम सुसेवितो अपि सहसा पूज्यन्ति सद्बन्धवा राजन्ते ना गुणास्तस्य जन्ति तनुजाय स्फारी भवन्ते पदयः भार्या साधु सुवर्ण राजा अपि भजते न यान्ति मित्राणि च न्यायोरोपित विक्रमाण्यमपि नराम येषम नाहि शाद्धनम्। ये आपका पूछा, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कह द्वेष्टि, कह द्वेष्टि, यहाँ पे द्वेष्टि किसको बोला गया है, तो स्वामी द्वेष्टि दी गया। पहले ही लाइन पे पहला ही शब्द स्वामी द्वेष्टि, यहाँ पे क्या दे दिया गया है, स्वामी द्वेष्टि बताया गया। स्वामी वाला ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, स्वामी यानी कि जो डी ऑप्शन दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि के प्रोजंति, यहाँ पे के प्रोजंति पूछा गया है। असद बंधवा, सद बंधवा है, प्रिया है, अप्रिय।
तो के प्रयोजनती किसको प्रयोजन कर सकते हैं? देखिए, प्रयोजन उसी का किया जा सकता है जिसकी सद्भावना होनी चाहिए। क्या है? सद्भावना। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि का वा भजते सुवन राजा, कुवंश राजा, प्रिय बंधुआ, अप्रिय बंधुआ। तो का वा भजते हमने पढ़ा था सुवन सजा भार्या। क्या पढ़ा था? सुवन सजा भार्या पढ़ा था हमने। तो आपके पद्यांश में ही दिया गया है कीदृशानि मित्राणि यन्ति। कीदृशानि मित्राणि यन्ति आपके पद्यांश में ही दिया गया है कि न्यायोरोपित विक्रम मित्राणि। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि गुणान केना त्यजन्ति। पशवई है, वन्या है, तनुजा है, जलजा है। गुणान केना त्यजन्ति, तो आपके तनुजा दिया गया है। चलिए आपके सोचेंगे सर पद्यांश तो देखते नहीं, राइट आंसर बता रहे हैं। ये देखिएगा सभी का आंसर देके दिया गया है। आपने पढ़ा था ना सहसा प्रोजंती सदबंधवा हो गया, फिर सुवन सजा आपी हमने जो बताया, न्यारोपित यांति मित्राणि न्यायोरोपित विक्रमाण्यपि नराम ऐसाम नाही शाधनम। ठीक है ना? सभी लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समझने के लिए, फीडबैक करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रश्न पर थे अभी हम? ये वाला था गुणान के ना त्यजंती, तनुजाय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। नराम इत्यस्मिन को अर्थ, नराम का अर्थ क्या होगा? नराम यानी कि मानव, नराम यानी कि मानव, मानव का संबंध होता है मनुष्य। नराम का अर्थ होता है मानव, इंसान, आदमी, उसका होगा मनुष्य। अगला प्रश्न है भार्याः इति पदस्य पर्याय पद। तो पर्याय पद इसमें से कौन सा नहीं होगा? भार्या का पद, भार्या पद का इनमें से कौन सा नहीं होगा? भार्या पत्नी को बोला जाता है, दाराय को बोला जाता है, अर्धांगिनी। नारी मतलब स्त्री, नारी किसका हो जाएगा? स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा, ना कि पत्नी का। तो भार्या, पत्नी, अर्धांगिनी ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? ये भार्या पत्नी के पर्यायवाची होंगे, लेकिन नारी एक स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। कस्मिन पदे सानच प्रत्यय नस्ति, कौन से पद में सानच प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? किस पद में सानच प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको बताना, फीडबैक करना। देखिए स्पर्धमानम, वर्तमानम, लभमानम, लेकिन महिमानम में क्योंकि महिमान हो जाएगा यहाँ, तो महिमान में आपका सानच प्रत्यय नहीं। कारण क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चौर्यम इति पदे का प्रत्यय, चौर्यम में कौन सा प्रत्यय है? न्याय, न्यत, अन, अर। चौर्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? चौर्यम में आपका न्यत प्रत्यय होगा। क्या होगा साथियों? न्यत प्रत्यय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कस्मिन पदे द्वितीया विभक्ति नस्ति, किस पद में आपकी द्वितीया विभक्ति नहीं है? श्रेष्ठिनम, श्वत्वरम, उपकरणम, वचई, चार ऑप्शन दिए गए। किस पद में द्वितीया विभक्ति नहीं? तो सत्वरम, शत्वरम में द्वितीया विभक्ति नहीं है, बाकी श्रेष्ठिनम, उपकरणम, वचई में हो जाएगा। शत्वरम में नहीं होगा। तो सत्वरम कौन सी विभक्ति दी गई है, ये आपको कमेंट करके फीडबैक बताना है। सत्वरम में कौन सी विभक्ति दी गई? नावधीतम इति पदस्य का संधि विच्छेदम, नावधीतम में संधि विच्छेद पूछ गई है। नाधन अवधीतम, नौधन अवधीतम, नौधन अधीतम, नौधन अधीतम। तो
आपने क्या क्या चीजें पूछी जाती है संस्कृत में, ग्रामर पोर्शन में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, विशेषण पद पूछा जाएगा, यही ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। शुद्ध अशुद्ध भी कोई एक ऑप्शन आ सकता है। देखिए नवोदितम, नवोदितम में आपका जो आंसर होगा वह नवधन अधितम होगा, और कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, अयादि संधि। क्या होगा यहाँ पे, अयादि संधि होगा। नो डाउट, किसी भी अगर डाउट है आप लोगों को बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और फिर इस फिजिक्स क्लास का अंतिम 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कविता शिक्षणे गीत प्रणाली सर्वाधिक प्रयोगी है कस्मिन स्तरे भवति। कविता शिक्षण में गीत प्रणाली में सर्वाधिक स्तर किसमें होगा, प्राथमिक स्तर में, माध्यमिक स्तर में, उच्च माध्यमिक स्तर में, या उच्चतर माध्यमिक स्तर में होगा। देखिए गीत प्रणाली, गीत प्रणाली मतलब जहां हम गा गा के बच्चों को पढ़ाते हैं, गीत प्रणाली में जहां हम गा गा के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो गा गा के बच्चों को, किस लेवल के बच्चों को आप गीत प्रणाली विधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। बड़े बच्चों तो समझते हैं, गीत प्रणाली वो होती है जो बच्चे इंटरेस्ट ना लेते हो। इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाएं जहां पे बच्चे इंटरेस्ट ले सकें। इंटरेस्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है गीत प्रणाली के लिए, तो गीत प्रणाली इंटरेस्ट के छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में अर्थात प्राथमिक स्तर। तो कविता शिक्षण में गीत प्रणाली में सर्वाधिक प्रयोग किस स्तर में किया जाता है, आपके प्राथमिक स्तर में किया जाता है। तो ये रहे आपके 30 प्रश्न। 30 में से जो भी आपका फीडबैक हो नीचे आपको कमेंट करना, फीडबैक करना है। यशपाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। सभी क्लासेस चल रही है, प्लेलिस्ट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 का बना दिया गया है। प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और सिलेक्शन 101% पाइए। मिलते हैं आपके अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।